क्लास 12 हिंदी व्याकरण में टॉप 10 इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का पूछा जाता है। तो अभी से आप हिंदी की तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी व्याकरण के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में संधि विच्छेद टॉपिक को, और टॉप 10 में आपको जो 10 इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं उनको मैं बताने वाला हूं। तो ये 4 से 5 मिनट आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका है कि शिवालय का संधि विच्छेद है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे आपको दिया रहेगा और ऑप्शनल दिया रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए रहेंगे, कौन सा सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर है शिवालय का संधि विच्छेद है। का ऑप्शन है शिवाधन लय, ख ऑप्शन है शिवधन आलय, ग ऑप्शन है सीधन वालय, और घ ऑप्शन है शिवाल धन यह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शिवधन आलय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं, ये आंसर को लिख देना होगा कि इसका फर्स्ट का खा सही है, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे मैं 10 आपको बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यालय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, विद्याधन लय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन यालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गा, विद्याधन आलय। ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए होंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, हमारा तीसरा आता है कि नदीसह। नदीसह का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, नदी धन ईसाह, नदी धन सह, ना धन दीसाह, नदी धन ईसाह। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर नदी धन साह लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। आपका जो सही जवाब होगा वो तीसरा का होगा ये, ठीक है, नदी धन ईसाह। ये इसका सही आंसर होगा। तो ये आपका तीसरा था। देखिए, चौथा हमारा क्या है कि सायकह का संधि विच्छेद है। इनमें से कौन सा सायकह का संधि विच्छेद है? 4 ऑप्शन है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सैधन अकह, सैधन अकह, साधन अक, सौधन अकह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है। सायका का संधि विच्छेद होगा सैधन अकह। अब यहीं पर अगर नायका होता तो आपको लिखा होता नय धन अकह, तो वो सही होता, ठीक है। तो ये दोनों अगर पूछे जाते हैं तो आप इसी फॉर्मेट के जरिए इससे सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 5वां है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये जो है आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। का है सूर्यधन उदय, खा है सूर्योधन दया, गा है सूर्यधन उदय, और घा है सूर्यधन उदय, ठीक है। तो 5वां का जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्यधन उदय। ये सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो ये आपके 5वें का सही है। 6वां हमारा क्वेश्चन है कि सतीशाह का संधि विच्छेद क्या होगा? सतीशाह, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसके पास भी 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए, सत धन ईसाह, सत धन ईसाह, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। दोनों में अंतर है। गा है सती धन ईसाह और घा है सती धन ईसाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो 6 नंबर है इसका सही आंसर होगा सती धन ईसाह। तो ये आपका 6वां इंपॉर्टेंट जो है संधि विच्छेद था। अब हम देखेंगे अपना 7वां इंपॉर्टेंट। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 7वां जो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है वो क्या है? वो है रमेशा का संधि विच्छेद क्या है? इसमें से रमेशा का संधि विच्छेद क्या है? ये और ये जो लास्ट में बताऊंगा, ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप तैयार कर लीजिए। तो रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमधन एसाह, रमधन ईसाह, रमधन एसाह, रमाधन ईसाह। तो 7वें का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, रमाधन ईसाह, ठीक है। तो रमेशा का संधि विच्छेद ये होगा। उसके बाद में हमारा 8वां है क्वेश्चन कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि। तो इसके पास भी 4 ऑप्शन है, का खा गा खा करके। तो का है इत धन आदि, खा है इत्य धन आदि, गा है इत धन आदि, और घा है इति धन आदि। तो इसका जो सही आंसर होगा 8वें का वो होगा आपका इत धन आदि। तो मैं इस कलर से लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है, कि ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद में कि पावकाह का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके पास भी 4 ऑप्शन, पोधन अकह, पौधन अकह, पाधन वकह, या फिर पावधन अकह।
तो इसमें से जो सही आंसर होगा 9वां का वो होगा खा पौधन अकह। याद रखिएगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी पर टिक करना है, इसी को लिखना है आंसर में। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा लास्ट और 10 नंबर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है, नय धन अकह, नाय धन कह, ना धन अय कह और ने धन अकह। तो इसका जो सही आंसर होगा नायिका का वो होगा आपका नय धन अकह। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद। हमारा देखिए क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन विभक्ति और वचन। ये टॉपिक है विभक्ति और वचन, 2 मार्क का पूछा जाता है। देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जैसे देखिए विभक्ति और वचन, कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। ठीक है, तो विभक्त आपको आगे दिया रहेगा, वचन पीछे। तो जैसे पूछ लिया जाएगा कि नामसु, ठीक है, इनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो का ऑप्शन है तृतीया विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, खा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन और घा आपका है पंचमी विभक्ति एक वचन। तो नामसु में जो है वो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो ये आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है नामभ्याम का संधि विच्छेद, यानी कि नामभ्याम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। का ऑप्शन है आपके पास तृतीय विभक्ति द्विवचन, खा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति एक वचन और घा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो दूसरे का आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन, यानी कि नामभ्याम में का ऑप्शन सही होगा तृतीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है आत्मना, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। तो का ऑप्शन है तृतीय विभक्ति द्विवचन, खा है तृतीय विभक्ति एक वचन, गा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन और घा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मना में जो सही आंसर होगा वो आपका है तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका खा। तो इस प्रकार से आपके विभक्ति और वचन पूछे जाते हैं जिसका सही आंसर आपको लिखना होता है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द युग्म। तो देखिए शब्द युग्म क्या होता है। शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा। ठीक है, 2 शब्दों का जोड़ा दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका राइट आंसर, इसका राइट अर्थ क्या होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है नियत और नियति। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नियत पहले लिखा है उसी का अर्थ पहले लिखा होना चाहिए। जैसे नियत पहले लिखा है तो उसका अर्थ पहले होगा, नियति बाद में लिखा है तो इसका अर्थ बाद में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे नियत और नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना और खा है आदत और गणना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित और भाग्य, यानी कि नियत का मतलब होगा निश्चित और नियति का मतलब होगा भाग्य। ठीक है, तो आगे पीछे जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से अर्थ को आपको चुनना है सही आंसर। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए जैसे है अग और अघ। ठीक है, इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। का है आगे और पीछे, खा है अचल और पाप, गा है नया और पुराना और घा है संपूर्ण और पुण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अचल और पाप, यानी कि अग का मतलब अचल और अघ का मतलब पाप। तो अचल और पाप इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। तीसरा देखिए क्षति और क्षिति, इन दोनों का सही आंसर क्या होगा। तो का है हानि और लाभ, खा है हानि और आकाश, गा है आकाश और पृथ्वी और घा है हानि और पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हानि और पृथ्वी, यानी कि क्षति का मतलब हानि और क्षिति का मतलब पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हानि और पृथ्वी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आंसर देना होगा। अगला हमारा देखिए क्या है, ये सभी लोगों को पता होगा, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जैसे कवि हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपने सुना है, पर्यायवाची शब्द, उसी को हम लोग शब्द अर्थ कहेंगे। अब कवि का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो कवि को हम लोग, कवि का पर्यायवाची शब्द होता है शुक्र, सूर्य, ऋषि, या फिर आप कविता के जो रचयिता होते हैं उनको भी कवि कह सकते हैं, कविता के रचयिता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए हैं, 1 2 3 4 लिख दिए हैं ना, लेकिन आपको 2 ही लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपको शब्द अर्थ जो है उसका आंसर देना होता है। दूसरा देखिए जैसे जनक। अब जनक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पिता, पता होगा आपको। संस्थापक, ये जनक का पर्यायवाची शब्द है, या आप कह सकते हैं संस्थापक। ठीक है, संस्थापक। और एक और लिख सकते हैं जन्मदाता,
जन्मदाता। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द होगा। किसी दो को आप लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, जैसे द्विज है, द्विज का पर्यायवाची शब्द होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, पक्षी, चंद्रमा और दांत। ठीक है, ये चारों जो है द्विज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो शब्द अर्थ में आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। ऐसे आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क दे दिया जाएगा। अगला देखिए, लास्ट हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 3 क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे। इसका मतलब होता है कि अनेक शब्द, जो ये सेंटेंस दिया गया, इसका कोई एक ऐसा अर्थ लिखिए, एक ऐसा शब्द लिखिए जो इन सभी के अर्थ को प्रदर्शित करे। जैसे देखिए लिखा, जो कभी बूढ़ा ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम लोग कह सकते हैं अजर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम कह सकते हैं अजर। दूसरा देखिए, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? अमूल्य, यानी कि इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, जो नहीं हो सकता उसे हम क्या कह सकते हैं? असंभव। जैसे आप कह दीजिए असंभव। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कहे, आपने कहा यह काम असंभव है, यानी कि यह काम आपसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही जो नहीं हो सकता उसे हम कह सकते हैं असंभव। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।